हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आप लोगों ने वीडियो का टॉपिक सही पढ़ा है। स्टडी परमिट गॉट अप्रूव्ड विद इन 48 आवर्स, और ये मेरा केस था। और यहाँ पर कहीं प्रूफ होगा इस चीज़ का। मैंने एक स्नैपशॉट लगाया है स्क्रीनशॉट खींचकर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जो मैंने ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे याद था कि मेरा बहुत जल्दी अप्रूव हुआ। और ये मेरे लिए भी एक, कह लीजिए, शौक आया था कि कैसे 48 आवर्स में ऐसा मैंने क्या कर दिया अपनी एप्लीकेशन में जो 48 आवर्स में अप्रूव हो गया। मैं अलॉटमेंट मैंने 30 डेज़ की थी। इन रियलिटी मेरा टाइमलाइन इस तरीके से चल रही थी कि 30 डेज़ में आ जाएगा तो मेरा मेरे एप्लीकेशन और मेरे ऑल अदर एक्सपेंसेस और जो भी काम करने हैं, शॉपिंग एंड पैकिंग, वो सब कुछ ट्रैक पे रहेगा अगर 30 डेज़ के बीच में अप्रूव हो गया स्टडी परमिट। पर 48 आवर्स के अंदर मुझे रिक्वेस्ट आ गई थी, प्लीज़ आप अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए सबमिट कर दीजिए वीज़ा के लिए। तो देखते हैं अब ऐसा क्यों हुआ और क्या रीज़न था इसके पीछे। मैंने भी थोड़ी रिसर्च की, क्योंकि पहले तो मैंने अप्लाई कर दिया था, बस मुझे इतना नहीं था कि ऐसा क्या होगा मेरी एप्लीकेशन में जो इतना जल्दी आ जाएगा, बस आ जाए इतना बहुत है। लेकिन 48 आवर्स में आया, वो मुझे एक लगा था वेव, शॉक वेव की भाई ऐसा क्या कर डाला कि जो 48 आवर्स में आ गया। तो बेसिकली हम मेरी एप्लीकेशन के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, और उससे पहले लेकिन मैं थोड़ी दो टाइप के स्टडी परमिट्स के जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे नॉन एसडीएस और एक एसडीएस, उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में जंप इन करते हैं। तो जस्ट ए क्विक डिस्क्लेमर, हम पहले वीडियो में जाएं। जो ये वीडियो बनाई है मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से बनाई है। मैं कोई भी सर्टिफाइड बॉडी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। तो चलिए अब बात करते हैं एसडीएस के बारे में। सो बेसिकली एसडीएस एक स्पेशली स्टूडेंट फोकस्ड स्टडी परमिट प्रोसेस है। बेसिकली इस स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है एज कम्पेयर टू नॉन एसडीएस नॉर्मल स्टडी परमिट प्रोसेस से। तो तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ कंट्रीज़ के रेजिडेंट होना चाहिए, इनमें से किसी एक का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें से मेन कंट्रीज आती हैं वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। ये कुछ कंट्रीज़ हैं उन 7 कंट्रीज़ में से जिसका आपको रेजिडेंट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आपके पास एक प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट होना चाहिए डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से, DLI से। ये सेकंड चीज़ आती है। ये इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड हैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट से, कैनेडियन गवर्नमेंट से, जिनमें से आपको स्टडी परमिट आप ऑफ एक्सेप्टेंस आता है और उसके बेसिस पे आप अपना स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है, आपको फर्स्ट ईयर की फुल ट्यूशन पे करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर की फुल ट्यूशन पे करनी पड़ेगी, जो कि एक तरह से कैनेडियन गवर्नमेंट की साइड से, मेरे ओपिनियन में ऐसा लगता है कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चा फर्स्ट ईयर की ट्यूशन पहले से पे करके आए, कि उसे ट्यूशन फीस के साइड से बर्डन ना हो। तो एक तरह से फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट करता है। और इसके टॉप ऑफ वो 10,000 की GIC भी रखवाते हैं। सो जब आप देखेंगे कि ये 10,000 फिगर GIC की कैसे डिटरमिन की गई है, अगर आप नॉन एसडीएस प्रोग्राम से कंपेयर करेंगे एसडीएस प्रोग्राम को, तो उसमें बताया गया कि अगर आप क्यूबेक से बाहर रह रहे हैं तो आपको बेसिकली सर्वाइवल के लिए 1 ईयर के लिए 10,000 कैनेडियन डॉलर्स लगेंगे। तो उसी चीज़ को जब एसडीएस प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया कैनेडियन गवर्नमेंट ने, तो उसे एक मैंडेटरी पॉइंट GIC के नाम पे बना दिया कि आपको 10,000 डॉलर्स GIC किसी भी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करवानी पड़ेगी, 10,000 डॉलर्स की, जो कि आपकी तरह से सिक्योरिटी होगी कि आपके पास 1 ईयर के लिए रहने पीने का, खाने पीने का खर्चा है। GIC की बेसिकली फुल फॉर्म होती है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। एक तरह से इंडिया की टर्म्स में बताऊं तो एक FD है एक तरह की, जिसपे इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया अगेन। तो बेसिकली जो दो मेन डिफरेंसेस अब तक हमने देखे हैं एसडीएस और नॉन एसडीएस प्रोग्राम के बीच में, वो ये है कि फर्स्ट ईयर की ट्यूशन स्टार्टिंग में, बिगनिंग में फुल पे होनी चाहिए, जो कि एक तरह से अगेन फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हैं बच्चे को भी। और दूसरी GIC होनी चाहिए 10,000 डॉलर्स की, जो कि सिक्योरिटी है कि बच्चे के पास खर्चने के लिए, खाने पीने के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए सामान तो है, पैसे तो हैं कि उसको लाइक इनिशियली कोई दिक्कत ना आए। तो बेसिकली ये एक तरह से जो नॉर्मल एप्लीकेशन में प्रोसेस है कि फाइनेंशियली आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने पास फंड्स हैं इतने, उस चीज़ को बाईपास करने में हेल्प करता है।
जब आप फर्स्ट ईयर की ट्यूशन लेके जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस लेके जा रहे हैं, तो वो रफली अराउंड ट्यूशन वेरी करती है $10,000 से फर्स्ट ईयर, $12,000 से कहीं तक भी जा सकती है, और प्लस 10,000 आपके पास जो खर्चा पानी है। तो बेसिकली एक तरह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं आपकी एप्लीकेशन को ये चीज़ें। और फिर आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल आपको टेस्ट दे के आना पड़ेगा पहले जाकर, और आपको अगेन उसके रिजल्ट्स नहीं पता लगेंगे। रिजल्ट सीधा एम्बेसी के पास जाते हैं आपके, उसका वहाँ पर जैसे मेरा आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैक्स में हुआ था, तो मुझे एक फॉर्म दिया था जिसमें मेरी पिक्चर वगैरह और डिटेल्स थी, वो एग्जैक्ट आके मेरी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन में लग गया था। और उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज बेंचमार्क। तो आइल्स के केस में भी बेंचमार्क्स है, 6 ईच मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे चारों मॉड्यूल्स की ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं एसडीएस में। एसडीएस और जब भी नॉन एसडीएस प्रोग्राम को मैं कंपेयर किया मैंने, तो बेसिकली मैंने मेजर डिफरेंस ये पाया कि एसडीएस एक तरह से बच्चे को फाइनेंशियली सिक्योर कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट की वजह से। एक नैरो स्ट्रीम है जो प्रॉपर नॉर्मल स्टडी परमिट वाले प्रोग्राम में से निकाल के बनाई है, कुछ कंट्रीज को टारगेट करके बच्चों को उन्हें एक्स्ट्रा फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जो फुलफिल करती हैं, जो बच्चों को सिक्योर करती हैं, जिसकी वजह से एम्बेसी मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग टाइम को काट रही है वहाँ पर। जैसे कि अगर नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम देखें एसडीएस के अंदर तो 20 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है एप्लीकेशन का, जबकि अगर हम दूसरी नॉन एसडीएस प्रोग्राम में एप्लीकेशन देखें तो उसमें अराउंड जब लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो 45 डेज थे। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे दोनों प्रोग्राम्स के बीच में। अब गाइज इससे पहले कि मैं अपनी खुद की एप्लीकेशन में डाइव इन करूँ, मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आप प्लीज़ अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है लिंक्स ढूंढने में कि प्रोसेसिंग का कहाँ से प्रोसेसिंग का टाइम निकालें, एसडीएस प्रोग्राम के लिए लिंक, नॉन एसडीएस के लिए सारे लिंक ऑफिशियल canada.ca वेबसाइट से हैं, ताकि आपको बेस्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे मेरी खुद की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ तक मेरी एप्लीकेशन का कंसर्न है, मेरे 12th में थे अराउंड 85% के अराउंड थे, तो वो मेरा रिपोर्ट कार्ड था। मेरे आइल्स में 7.5 ओवरऑल बैंड्स थे, और जब मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम मैंने एजुकेशन लोन लिया था। वो एजुकेशन लोन मैंने अपने एप्लीकेशन में लगाया था। ये 3 मेन चीज़ें होगी। जो एजुकेशन लोन लिया था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अगर आपको उसके बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ पे भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। एजुकेशन लोन फ्रॉम दी एसबीआई बैंक। तो जो मुझे मेन डिफरेंस लगता है 48 आवर्स में वीज़ा अप्रूव होने का स्टडी परमिट, वो मुझे सारा प्रॉपर लगता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की वजह से। एसओपी जिसे कहते हैं हम, एसओपी मैंने खुद लिखी थी। एसओपी में बेसिकली जब मैंने लिखी थी तो मैंने इतना कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसमें मेरा एक ही मोटिव था कि मुझे ये बताना है कि मुझे इंडिया वापस जाना है, मेरी रूट्स में, मैंने रूट्स के साथ अपने आप को लिंक करना है। लेकिन जब मैं अब सोचता हूँ अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में, तो उसमें बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स थे मेरे। 3 मेन कंपोनेंट्स में क्या थे? पहला तो था मैं क्या पढ़ा हूँ, दूसरा मैंने क्या पढ़ना है, और उनका प्रोडक्ट मेरे फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगा, और मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो चीज़ें, ये 4 चीज़ें आपस में कैसे लिंक हैं। पहला मेरी पुरानी पढ़ाई या मेरे इंटरेस्ट जो मैं करने जा रहा हूँ, और जो उस करने के बाद मैं एक लेवल पे पहुँचूँगा वो मुझे कैसे हेल्प करेगा, जो मैं अल्टीमेटली अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने उसमें प्रॉपर ये चीज़ तक भी एक्सप्लेन की थी अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि मैं इन ऑप्शंस के साथ अड़ गया हूँ, लाइक कि मेरे पास यही यूनिवर्सिटीज़ हैं चूज़ करने के लिए, बट मैं मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड के साथ जा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं 2 मेन चीज़ें देख रहा था बेसिकली। एक तो थॉमसन रिवन यूनिवर्सिटी थी जो कि उधर वैंकूवर साइड है, और इधर मेमोरियल यूनिवर्सिटी, और तीसरा डगलस कॉलेज भी मेरे सर्कल में शॉर्टलिस्ट में था। इन तीनों में से मुझको कोई एक जगह चूज़ करनी थी। ये मैंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा था कि मैं
इन दोनों चीज़ों में से मैंने मेमोरियल यूनिवर्सिटी, तीनों में से मेमोरियल चूज़ किया और इसका रीज़न ये है। और फिर मैंने लिंक की थी अपनी एग्जिस्टिंग पढ़ाई जो मैं कर रहा था इंडिया में, 12th कॉमर्स बैकग्राउंड को अपने कैनेडियन बैचलर्स इन बिजनेस के साथ, कि इसका लिंक कैसे बैठेगा। और ये लिंक इस्टेब्लिश करने के बाद मैंने अल्टीमेट गोल था कि जो मेरा फैमिली बिजनेस है इंडिया में, मैंने उसे वर्क ऑन करना है और मैंने बिजनेस सेक्टर में इंडिया में काम करना है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही से पूरा बिजनेस में से है मेरी फैमिली का। और वहाँ से मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ बिजनेस में, उसमें जो एक्सपीरियंस गेन करूँगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर को मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। वो एक्सपोजर मुझे कैसे मदद करेगा कल को इंडिया में आकर एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करने में। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एलेबोरेट किया था कि मेरा 2-3 प्लान्स ऐसे हैं। यहाँ तो मैं अपना खुद का कुछ नया सीखूंगा जो मुझे एक्सपोजर से, अलग अलग कल्चरल के लोगों से, डाइवर्सिक एक्सपोजर से अगेन मुझे मिलेगा, कि मुझे नए आइडियाज़ के बारे में पता लगे जो मैं इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, जो इंडियन इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। ये मैंने उसमें मैं एम्फेसाइज किया था। मेरा था दूसरा मैंने लिखा था, या फिर मैं अपना फैमिली बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करूँगा, या कोई बिल्कुल तीसरी नई ही चीज़ करूँगा। मैं बहुत ओपन था अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में। ये मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। वहाँ पर ओपन रखा था अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ को। बिल्कुल ये नहीं था कि बस ये चीज़ें लिखनी है, क्योंकि मैं उसे ये बिल्कुल भी सोच के नहीं लिख रहा था कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। मैं ऐसे ही लिख रहा था कि जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे ये विचार है मेरे अपने आगे लाइफ के बारे में और मैंने ये करना है। पढ़ाई को मेरे फोकस में रखकर, और मैं थोड़ा ये भी फोकस रखा था कि मैं इस चीज़ पे एम्फेसाइज करूँ कि इंडिया से मैंने रूट्स अपनी लिंक शो करने हैं, कि मेरा इंटरेस्ट बहुत है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना, जो मैं बाहर जाके अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस टाइम, कि वो फ्यूचर रिटर्न उसकी इंडिया में मिलेगी कल को। ये चीज़ थी। और सबसे पहले प्रूफ रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने वो प्रूफ रीड करवाया था, वहाँ पर एक मेरे घर के पास ही एक इंग्लिश के टीचर थे, उनसे प्रूफ रीड कराया था। पूरे 2-3 पेज का मेरा वो था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पूरा लाल, ग्रामेटिकल एरर्स और ये सब कुछ। वो चीज़ ज़रूरी है उससे, क्योंकि जब कोई पढ़ रहा है आपके हिसाब से तो ग्रामर ठीक है, लेकिन जब कोई पढ़ता है ना तो फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा ब्रेक होती है ग्रामेटिकल एरर्स और इस सब से। इसलिए प्रूफ रीड करना या किसी से करवाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा कुछ चीज़ें, जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया, ग्रेडिंग हो गई, आई स्कोर हो गया, और सबसे बड़ा मुझे पर्सनली इफेक्ट जो लगता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अगेन मैं ओपन रहा था, क्विक समरी की मैं ओपन रहा था। मैंने कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं किया, मैं बस ट्रू फीलिंग्स लाइक ट्रू जो मैं कर रहा था वहाँ पे वो चीज़ लिखी, थोड़ी ये ध्यान में रखते हुए कि मैंने रूट्स इंडिया के साथ अपने लिंक शो करने हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप अगेन anywhere shoot me a message, put it in the comments. I will surely make sure that I anytime soon put a video on that topic. Thank you guys, keep watching. Thank you। और 300+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। Thank you very much. Thank you fam, thank you to fam. Bye bye for now, good night.